इवनिंग फ्रेंड्स, अपना जो है वो चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में हमने क्या पढ़ लिया? तो सबसे पहले जो हमने चीज पढ़ी वो पढ़ी सर्कुलर कॉइल, ठीक है, और एक स्ट्रेट वायर। दो चीजें कर ली और उनके कॉम्बिनेशंस की बहुत सारी चीजें कर ली। अब उसके आगे भी अपने को वही सर्कुलर कॉइल ही करनी है, लेकिन उसके सेंटर की जगह हमें उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो सेंटर की जगह एक्सिस पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम समझना पड़ेगा कि किस तरीके से समझा रहा हूं कि सर्कुलर कॉइल है तो उसकी एक्सिस कौन सी है और किस तरीके से। तो ये जैसे एक सर्कुलर कॉइल है, दिख रही है, ये कॉइल नहीं है पर इस तरीके की ही सर्कुलर कॉइल होती है और इसकी जो एक्सिस होगी वो ये एक्सिस होगी ऐसी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये 3 डायमेंशन में, जबकि अभी तक अपन ने इस पॉइंट पे निकाला था बिल्कुल सेंटर पे। अब सेंटर से बाहर निकल जाएंगे, मतलब यहाँ की जगह ऐसे बाहर की तरफ आ जाएंगे, यहाँ कोई पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट पे, इस जगह पर अगर इस तरीके से देखें तो ये जगह होगी, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो कि इस पेन की टिप होगी और ये पेन खुद क्या होगा, एक सेंटर होगा, उसका एक्सिस होगा। तो ये यूं करके यूं कर दिया तो इधर साइड से निकल जाएगी, ठीक है। ये समझ में आया होगा किस तरीके से बता रहे हैं। तो सेंटर की जगह कहां पे निकालना, उसकी एक्सिस पे निकालना, ठीक है। तो चलिए देखें, हेडिंग डालें सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट लूप, ठीक है। कहां पे? ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। क्या दिया हुआ है? सर्कुलर लूप कैरीज अ करंट आई एज शोन इन द फिगर। सर्कुलर लूप में कितना करंट है? आई है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी along the axis of the ring at a distance x from the center। इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर कॉइल में करंट आई है। तो पहले तो ये बताएं कि मान लो कि मैं बोलूं कि एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर करंट जा रहा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है? तो अगर इसमें करंट आगे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है करंट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? तो हमने क्या बोला, इस पर थंब लगाओ और थंब लगा के सर्कुलर कॉइल्स के रूप में बनेगा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अकेला ही एक ऐसा नहीं होता, और भी रहते हैं ऐसे, एक के नीचे एक रहेंगे, ठीक है। ये और भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही हो, ये यहां पे भी हो सकता है ये। तो इस तरीके से बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे बन जाते हैं। अब क्या, ये तो स्ट्रेट वायर के कारण है। इस वायर को यदि ऐसा शेप दे दे तो ये जो कॉइल्स हैं ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है, ये, और ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा और ये लास्ट वाला जो है वही ऐसे हो जाएगा। अब अगर अपन इसको और सर्कुलर करने की कोशिश करें तो ये सर्कुलर यदि करेंगे तो ये ऐसा होगा। तो वायर को अगर गोल घुमाते जाओगे तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये यहां तक नहीं है, आगे आगे तक रहता है, ठीक है, ये भी आगे आगे तक रहेगा और वायर तुम्हारा पूरा सर्कुलर बन गया। तो इसका मतलब यहां पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बन गया इस तरीके का, इस जगह पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड बना और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड बना, ये सब सेंटर पे मिल गए जाके, ठीक है। ये वाले जो छोटे मैग्नेटिक फील्ड बनाए ये भी दूर दूर तक जाएंगे, ये वाला भी दूर दूर तक आएगा, ये सब सेंटर पे आके मिल जाएंगे। तो इसका कॉइल का कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा। तो ये जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है नीचे दिखाया गया, ये इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। ऊपर मैंने थोड़ा रफ डायग्राम बनाया, वैसे का वैसे ही है। तो हमको क्या करना है कि सेंटर की जगह इस बार इसकी जो एक्सिस है, ये एक्सिस होगी इसकी आर पार, इस एक्सिस पे इस पॉइंट पी पे निकालना कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सेंटर पे तो हमने निकाल लिया। अब एक्सिस पे निकालोगे तो देखो, मैं अगर इसको सर्कुलर कॉइल को ऐसे बनाऊं, जमीन पे रख दूं, तो उसकी जो एक्सिस होगी वो एक्सिस ये होगी। ये सर्कुलर कॉइल कहां रखी हुई है? जमीन पे रखी हुई। तो उसकी जो एक्सिस है वो कैसी होगी? जैसा भी मैंने ऊपर बनाया ऐसे झंडे टाइप ऊपर की तरफ होगी, नीचे भी होगी। अब मान लो कि इसका मैं एक टुकड़ा कंसीडर करूं यहां पर इतना, और तुमसे पूछो कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाएगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि इसको इससे जोड़ना पड़ेगा ऐसे,
इस पॉइंट से जोड़ना पड़ेगा। तो ये एक्सिस और ये वाला पॉइंट मिला हमको, तो हमने इसको जोड़ दिया पी पॉइंट। अब ये जो लाइन आई, इस लाइन से वो 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस लाइन से 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उस लाइन से 90 डिग्री पे होगा। तो इस लाइन से 90 डिग्री पर ये आता है ऐसा, देखो यहां 90 डिग्री बन गया, ठीक है। और अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं इसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, ये और ये, तो इससे ये वाली लाइन पैरेलल नहीं आ रही जहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो इस तरीके से बनता है, और स्मॉल एलिमेंट के कारण बनवाया, इसलिए डीबी कहलाएगा। ये स्मॉल एलिमेंट है ना, छोटे से टुकड़े के कारण। अब अगर मान लो कि मैं बोलूं कि ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो सीधी बात है कि ये एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा भाई? जो ऐसे में क्रॉस करते हैं वो एंगल सेम होते हैं ना, ये एंगल जो होगा वही एंगल ये होगा। अब ये अगर अल्फा है और यहां से लेके यहां तक का 90 है, दिख रहा है ये 90 है, ये एंगल 90 है। 90 में से अल्फा गया तो ये क्या बचा, 90 माइनस अल्फा बचा है, इतना हिस्सा, इट इज 90 माइनस अल्फा, ठीक। अगर ये 90 माइनस अल्फा है और ये फिर से 90, कौन सा, देखो ये और ये फिर से 90 है, तो ये वाला फिर से अल्फा हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 90 है, ये 90 में से अल्फा गया तो ये अल्फा बचा ना, क्योंकि ये जोड़ के देखो, यहां से यहां तक जोड़ के देखो, 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इज 90, तो 90 हो गया ना, तो ये 90 तो है। इसका मतलब ये एंगल अल्फा पे इस तरीके से आएगा। अब यही डायग्राम को यदि हम सीधे कॉइल को इस प्लेन पे ले ले, इस प्लेन पे, समझ में आई बात? ये प्लेन क्या किया मैंने, तो इस प्लेन पे ले ले, तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब इस तरीके से दिखेगा तो ये जो कॉइल बनी लाल, इसके अंदर ये पॉइंट होगा, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है ना वो इधर हो गई, क्योंकि ये जो ऐसा था ना ये घूम के ऐसा हो गया। समझ में आया क्या किया? इसको मैंने स्टैंड अप कर दिया। मान लो कि रेडियस ऑफ द कॉइल है आर, तो अब की बार रेडियस ऑफ द कॉइल यहां आ गई आर। अब पॉइंट तुम्हारा यहां पे होगा पी, जो यहां था पहले। अब इससे ये लाल वाली लाइन जो मैंने यूं ली थी, तो ये एक एलिमेंट यदि कंसीडर करूंगा तो इस एलिमेंट से ये वाली लाइन यूं करके ऐसे आएगी, आ रही बात समझ में? ये इधर थोड़ा ढंग से बन नहीं पाई, ऐसे आएगी इस पॉइंट पी पे। ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ये जो आया इसको मैंने एरो बना दिया ऐसा, ये एरो यही वाला है, ये एरो ऐसा, ठीक है। और ये जो एंगल यहां बना अल्फा, ये एंगल यहां बनाया मैंने अल्फा। अब ये जो एरो है इससे ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने जब कॉइल को यूं वाली लाइन ली, यानी कि ये वाली लाइन ली, तो इस वाली लाइन से एक लाइन परपेंडिकुलर खींची थी मैंने यहाँ पे ये वाली, ठीक है। कौन सी वाली? ये लाइन, और ये लाइन परपेंडिकुलर खींची इस लाइन की, ये देखो ये लाइन पैरेलल, ऐसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ठीक। अब जो एंगल बनाया है ये 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री बनेगा, इस वाली से, तो इस वाली से 90 डिग्री बनेगा, तो ये यूं बनेगा कुछ, क्योंकि इससे 90 डिग्री रखना हमको, तो ये 90 डिग्री। और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका नाम डीबी है, ये डीबी। दूसरी चीज, ये एंगल अगर अल्फा था तो ये एंगल अल्फा होगा,
यहां तक समझ में आई बात। अब इस एलिमेंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये एलिमेंट छोटा सा टुकड़ा है, तो ये इसका डायग्राम बन गया। अब ये जो डीबी होगा ना, इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट इस साइड हो जाएगा डीबी साइन अल्फा, डीबी का एक कंपोनेंट इस साइड होगा दैट इज डीबी कॉस अल्फा, क्योंकि जिसके साथ अल्फा उसके साथ कॉस, ये अल्फा तो ये कॉस, ऐसे कैसे ये डीबी साइन अल्फा। ठीक है, अब इस एलिमेंट ने जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाया उसमें डीबी कॉस अल्फा डीबी साइन अल्फा है। अब अगर मान लो कि मैं इस साइड भी एक लाइन ज्वाइन कर दूं ऐसे इस साइड, तो इसका एरो इस साइड आएगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बन जाएगा। तो उसके लिए कैसे बनानी पड़ेगी, ये वाली लाइन अगर मैं यूं ज्वाइन कर दूं तो ये ऐसे कैसे जैसे आगे बढ़ा था ना, ये ऐसे कैसे इसी को आगे बढ़ा के यूं कर दूं तो यहाँ पे भी एक एरो बन जाएगा जैसा ये बना। और जैसे ये 90 डिग्री बना था, यहां से लेके ये 90 डिग्री बना था, ऐसे यहां से लेके यूं एक 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री, और ये एंगल फिर से अल्फा होगा और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगा, इतने हिस्से के कारण, ये स्मॉल एलिमेंट, जबकि पहले इतने हिस्से के कारण था। और ये जो डिस्क है, ये रिंग है, वो कई सारे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बनी है। तो ये वाला यदि dB होगा तो फिर इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा एक कंपोनेंट इधर जाएगा, जो कि अपन यहाँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लाइन हम यहाँ से यूं ले सकते हैं और हम इसको अल्फा बोलेंगे। तो ये जो dB यहाँ आया है, ऐसा का ऐसा एक dB यहाँ और आ जाएगा dB नाम से, और ये वाली एंगल अल्फा होगा, इसका एक कंपोनेंट इस साइड होगा दैट इज dB cos अल्फा, और एक कंपोनेंट इस साइड होगा दैट इज dB sin अल्फा। ठीक, अब क्या होएगा कि dB cos अल्फा से dB cos अल्फा कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम साइड पे आ रहे हैं, जबकि dB sin अल्फा ऐड हो जाएंगे। ये अपोजिट साइड चलेगा ना, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो रहा क्योंकि एरो अलग अलग है, इसका ऊपर इसका नीचे, जबकि इनके दोनों एक ही साइड हो रहे थे, तो इसको ऐड कर देंगे। तो ये वाले ऐड होते जाएंगे और ऐसे कई सारे होंगे, क्योंकि अपन ने अभी दो ही कंसीडर करे, ये एक ही है। एक एलिमेंट यहाँ पे भी हो सकता है, एक एलिमेंट यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसे हजारों एलिमेंट्स होंगे। तो ये तो क्या होगा कि ऐसे एक शटल कॉक टाइप बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कौन होता है ना, जैसे ऐसे इस सेंटर से ये ऐसे में बन जाएगा। ठीक है ना, अब ये जब शटल कॉक टाइप बन जाएगा तो इसके कई सारे एलिमेंट्स ऐसे निकल जाएंगे, एक इधर, लेकिन सबका साइन कंपोनेंट जुड़ता जाएगा और कॉस कंपोनेंट सबका कैंसिल आउट होता जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे कि इतने एलिमेंट्स के सबके साइन कंपोनेंट जोड़ दो। तो साइन कंपोनेंट्स जोड़ दो तो बेसिकली अपने को जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dB sin अल्फा से मिलेगा। ठीक है, ये आई समझ में बात, ये डायग्राम आया समझ में। तो एक तो तुम क्या करो कि ये डायग्राम दोनों बना लो और ये समझ जाओ कि उनके कॉस अल्फा कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं और साइन अल्फा कंपोनेंट जो है वो आ जाते हैं। क्लियर है? अब देखो थोड़ी देर में समझ में आता है डेरिवेशन। पहली चीज तुमको ये समझ में आई क्या कि हम कर क्या रहे हैं, तो हम एक्सिस पे, ये अगर कॉइल है तो इसकी एक्सिस पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि सर्कुलर अगर स्ट्रेट वायर होता है तो इस तरीके से आता है, उसको गोल घुमा दोगे तो इस तरीके का हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सेंटर हो गया और इधर एक्सिस हो गई कहीं पे, तो इस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो उसका जो डायग्राम अपन ने बनाया तो हमने ऐसा देखा कि वो इस तरीके की कुछ कॉइल बन जाती है। जमीन पे रखेंगे तो एक कॉइल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड फेंकेगी और इस साइड रखेंगे तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड फेंकेगी, जो कि एक शटल कॉक जैसा दिखेगा, जिसका कॉस कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता, साइन कंपोनेंट हमारे काम का है। तो इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन ऑफ साइन कंपोनेंट से आएगा। ठीक, चलिए अब आप पॉज का बटन दबा के इसको नोट कर लीजिए। ये डायग्राम बना ले, दोनों एक ही है वाला नहीं है, और धीरे धीरे बनाएं जैसे मैंने समझाया था कि पहले एक बनाया फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ये उसका इस तरीके से। ठीक है, चलिए पॉज दबाएं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, देखो ये कॉइल है, अब सीधे रखी हुई है, इसमें एक अच्छा डायग्राम बना। ये जो कॉइल है इसकी जो रेडियस है, ये इसकी रेडियस है जो कि r। ठीक है, और यहां से लेके मान लो कि इस जगह तक का डिस्टेंस x है और इस P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। मैंने क्या बोला कि ये लाल कलर का जो है ना, ये
ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब समझ में आता है, टुकड़ा है, ठीक है, ये एक एलिमेंट टुकड़ा है। अब इस टुकड़े के कारण जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है, टुकड़े के कारण क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अरे कहाँ चला गया ये टुकड़ा, कहाँ, टुकड़ा क्या पूरा गायब हो गया रुके 1 मिनट। आ गया, ठीक है। तो ये टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैं इसको मिटा रहा था, एरो को। अब बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल होगा अल्फा, जो अभी अपन ने बनाया था, ठीक है। अब ये पता करो कि इस टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगा, जो कि बायोट सेवर्ट से दिया जाता है, और बायोट सेवर्ट बोलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका बायोट सेवर्ट के अनुसार। अब यहाँ जो आर स्क्वायर है, बेसिकली वो आर नहीं, वो डिस्टेंस है, ये आर और इस आर में कंफ्यूजन मत करना, तो इस आर और इस आर में कंफ्यूजन ना हो, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिस्टेंस स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, इस वाले को क्या कर देता हूँ, अच्छा ये कहीं पे भी करो यही गायब हो जाता। एक मिनट रुके, ये जो आर स्क्वायर है ना, बेसिकली इस आर स्क्वायर की जगह डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस। तो अब इसको क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इसका निकालोगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो सही है, आई भी सही है, डीएल किसको बोलोगे, तो ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो लाल कलर की वो है, उसको डीएल बोलेंगे, इतना इतना हिस्सा, ठीक है, ये लंबाई है इसकी डीएल, जैसे ये है तो ये इतना सा डीएल है, ठीक है। अब ये डीएल जो है वो हमको पता पड़ गया, आर पता पड़ गया, ये पता पड़ गया। अब इसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां बनाएंगे, तो पहले तुमको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा, तो ये इस तरफ अगर आ रहा है, इस तरफ सर्कुलर, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अभी अपन ने बनाया, वो इससे 90 डिग्री पे आता है। देखो ज्वाइनिंग लाइन से 90 डिग्री पे था, ये ज्वाइनिंग लाइन थी ना, इससे नीले कलर वाला 90 डिग्री पे था, तो ये ज्वाइनिंग लाइन से 90 डिग्री पर होगा। तो ये लाइन पहले मैंने यूं खींची एक, और ये जो ज्वाइनिंग लाइन है इससे 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, जिसको क्या बोला मैंने, डीबी। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि ये अल्फा है, ये डीबी है, और यूं करके एक लाइन अगर आगे बढ़ा दी जाए, तो ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये फिर से 90 है, तो फिर ये अल्फा होगा, और ये अगर अल्फा होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट विल बी डीबी साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, दैट इज डीबी कॉस अल्फा। फिर से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि 1-2 बार में समझ में आता है। फिर इसके बाद यदि तुम इधर से भी ज्वाइन कर देते हो इसको, ठीक है, इधर से भी ज्वाइन कर देते हो यहां से, तो एक इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण इससे 90 डिग्री बनाते हुए आएगा, और इससे 90 डिग्री बनाते हुए ये इस तरीके से आएगा, नब्बे डिग्री पे, और उसके अंदर फिर से हमको ये वाला अल्फा मिलेगा। अल्फा मिलेगा तो हम इसको बोलेंगे कि ये डीबी है, और डीबी का ये कंपोनेंट होगा डीबी कॉस अल्फा, और इधर साइड इसके अंदर जुड़ जाएगा डीबी साइन अल्फा, क्योंकि एक इसके 2 कंपोनेंट जो होंगे वो एक इधर होगा और एक इधर होगा। अब ये तो हमको मिल गया। अब तुमको बस इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसमें थीटा क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थीटा क्या है, अल्फा तो ये, तो थीटा याद करो। अगर अपन ने ये कंसीडर किया था और इसमें हम ये टुकड़ा ले रहे थे और हमारा बायोट सेवर्ट में ये डिस्टेंस आर था, तो ये थीटा था पी पॉइंट पे। याद है ये डायग्राम, बायोट सेवर्ट का डायग्राम, उसमें ये थीटा था और ये डिस्टेंस आर था, जो कि फिलहाल अपन आर की जगह क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं हम, ठीक है।
तो ये डी आ गया। अब ये थीटा क्या है, तो ये थीटा। अब ये थीटा यहाँ कितना है, तो देखें ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये और इसके बीच का एंगल है, तो इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब तुम यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर लो, जैसे इतना बड़ा लाइन टुकड़ा करोगे ना, तो यूं करके, तो ये वाली लाइन और इसके बीच का एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, ये 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री है। बेसिकली वो एंगल है कौन सा, ध्यान से देखेंगे तो वो एंगल जो है वो ये और ये, इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो तुम एक काम करो कि एंगल क्या है, तो 90 डिग्री कैसे हुआ, इसको मैं एक उससे दिखा रहा हूं। देखें, ये समझ में आ रहा है क्या है, ये दरवाजा बंद कर देना, वो वाली चीज है। अब इस पर्टिकुलर जगह पे ये जो लाल है, ये टुकड़ा है वो अपना, ठीक है, ये टुकड़ा हमारा वो लाल है, और ये ऐसा था शुरुआत में, ठीक है, और ये कॉइल यूं करके ऐसे गोल घूम जाएगी, जो कि गोल नहीं है, अभी स्ट्रेट बनी हुई है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये लाल टुकड़ा है, और इसके ऊपर ये ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट। अब इसको मैं अगर पॉइंट की तरफ घुमा दूं, नीचे ऐसे कर दूं, तो ये वाली लाइन, इस लाइन को मान लो, और ये इसके ऊपर ये कॉइल ऐसी है, उसके ऊपर ये इतना सा पॉइंट है, और ये लाइन यूं है। तो ये एंगल जो है ना, ये इन दोनों के बीच में ये 90 डिग्री है। देखो ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 है, और ये 90 ही रहेगा, चाहे तुम इसको यूं कर दो चाहे यूं कर दो। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो ये वाला एंगल समझने लगते हैं, ये एंगल नहीं है, वो इसके और इसके बीच का एंगल है। तो ये तो हमारी कॉइल है जो यूं करके यूं गोल घूम जाएगी, और ये वाला एंगल इसके साथ जो बनाएगा वो 90 डिग्री ही रहेगा हमेशा, चाहे तुम इसको ऊपर कर दो चाहे इसको नीचे कर दो। ये तो इससे 90 पे वेल्डेड ही है ना, ऊपर और नीचे करने से क्या होता है। तो ये वाली जगह पर, इस वाली जगह पे जब मैं लाऊंगा, तो ये लाल माना जाएगा, और इसके नीचे इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब इतने ही समझा सकते हैं भाई, आ गया होगा मेरे ख्याल से समझ में, क्योंकि किताब पढ़ के तो ये भी नहीं आएगा, ठीक। तो 90 डिग्री का एंगल समझ में आ गया, तो ये हमेशा ही 90 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पे साइन 90 रख देंगे, साइन 91 होता है, वो बोल देंगे कि इट इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे ले जाए इसको, तो हमने क्या बोला कि dB क्या बनाया, वो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 ऑलवेज अपॉन आर स्क्वायर ना डी स्क्वायर, ठीक। और ये जो d है ये बेसिकली है क्या, तो ये d बेसिकली ये है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी डाली दे इसके अंदर, तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 91 होता है, और d का स्क्वायर है ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया, ये तुम्हारा dB आया, dB, ये dB आया। और इस dB के साइन कंपोनेंट जुड़ जाते हैं सारे के सारे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है। इसका मतलब अगली स्टेप में क्या करना है, अगली स्टेप में हमें बी नेट यदि निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dB नहीं करना, इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा करना। तो इसलिए बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB। अब ये जो dB है, इसकी जगह ये रख देना पूरा, ठीक है, ये तो dB है, तो इसकी जगह रख दो, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, ठीक। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी लगाएंगे, पहले अपन ये देखें साइन अल्फा क्या चीज है। साइन अल्फा ऊपर चले जरा, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ये वाला दिख रहा है, इस ट्रायंगल में साइन अल्फा बताओ क्या आएगा, इस ट्रायंगल में, तो ये अल्फा है, ये रेडियस है, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस x है, और ये तुम्हारा हाइपोटेनस दैट इज r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो साइन अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है इसमें, ये है परपेंडिकुलर, ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इट विल बी r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आएगा साइन अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो साइन अल्फा की वैल्यू आई है वो अपन यहाँ रख देंगे, तो इससे हमें मिलेगा बी नेट इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन अल्फा की जगह मैंने लिखा आर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इससे मुझे मिला बी नेट इज इक्वल टू, देखो पहले कांस्टेंट बाहर कर लूं, ये कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, देखो आर तो कांस्टेंट है ही ना, आर क्या, आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, थोड़ी बदल रही है, तो रेडियस ऑफ द कॉइल तो कांस्टेंट है ही, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। अब ये बताए कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, डीएल बचा और अपॉन में क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 है और ये भी वही का वही है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी वही है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है क्योंकि रूट है, और 1 और हाफ पावर ऐड हो जाएगी, तो बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब तुम ये बताओ कि इसके अंदर जो x है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अब ऐसे ही देख के बोल दिया वेरिएबल है, अरे कांस्टेंट है वो, ये जो पॉइंट है उठ के कहीं जाने वाला नहीं है, तो ये दूरी भी कोई चेंज थोड़ी होने वाली है, तो मैंने ले लिया x, जनरली वेरिएबल्स के लिए यूज में आता है, पर यहाँ तो कांस्टेंट है ना वो, ये डिस्टेंस पे तो निकालना है, तो फिक्स डिस्टेंस पे निकालना ना हमें मैग्नेटिक फील्ड, तो x इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट है तो वो भी बाहर हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा ही बाहर हो जाएगा, यहां से यहां तक का ये सब कांस्टेंट है, बाहर कर दो, तो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटीग्रेशन में बचा डीएल, ये आया बी नेट। अब सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब ये है कि ये जो डीएल नाम का जो छोटा सा टुकड़ा है, ऐसे कई सारे टुकड़े ऐड करने हैं, कई सारे टुकड़े ऐड करने हैं, तो एक टुकड़ा तुमको यहां भी मिलेगा कहीं पे, ऐसा का ऐसा, ये यहां पे, अब ऐसा का ऐसा एक टुकड़ा और भी मिलेगा आगे कहीं पे, यहां पे मिल जाएगा, तो ऐसे जब सारे टुकड़े ऐड करते जाओगे तो ये रिंग ही बन जाएगी ना, जब सारे टुकड़े ऐड करोगे तो ये पूरी की पूरी रिंग ही बन जाएगी, और रिंग की लंबाई कितनी होती है 2 पाई आर, सरकमफरेंस के बराबर, तो जब अपन डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, डीएल का इंटीग्रेट करेंगे तो रिंग ही बन जाएगी और रिंग की लंबाई होगी 2 पाई आर, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो इससे क्या मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, ठीक। बस अब ये इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड आया है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आर स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड आ गया, जिसको मैं थोड़ा और सुधार सकता हूं, कैसे, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पाई आर स्क्वायर तत्सा जो है, क्या ये एरिया ऑफ द कॉइल है, हाँ तो एरिया ऑफ द कॉइल ही होगी ना, जब ये रेडियस है तो ये यहां से यहां तक का एरिया ऑफ द कॉइल ही तो होगी, ये पूरी की पूरा एरिया है, अंदर अंदर तक का ऐसे भर दो कलर, तो ये 2 पाई आर रेडियस है, तो इट विल बी द एरिया ऑफ द कॉइल, तो एरिया ऑफ द कॉइल होगी, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ द कॉइल इंटू आई अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला तब लगाना जब सिंगल वायर से कॉइल बनी हो, सिंगल वायर कॉइल हो, मान लो कि केस बनाए कि इफ देर आर n टर्न्स, देर आर n टर्न्स इन द कॉइल, n टर्न्स इन द कॉइल का मीनिंग क्या, जो कॉइल है वो एक से नहीं 2 3 4 ऐसे n टर्न्स, फिर हमको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो जब n टर्न्स होंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की शक्ति है वो n गुना हो जाएगी, n गुना, n टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एक के कारण यदि B मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो n के कारण इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो फिर उस केस में B जो होगा वो n टाइम्स पुराना B हो जाएगा,
पुराना भी ये है, इसका मतलब इसमें n का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो b आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2NIA, ये लिखा है ना 2NIA, 2 इसमें n और घुसा दिया मैंने, 2NIA अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बन जाएगा फॉर्मूला। इसको मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि मैंने इसको कोड से याद कर रखा है। टूनिया, टूनिया, टूनिया मतलब क्या, 2NIA और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है किस पे, कॉइल के एक्सिस पे। ठीक, अब फिर से डायग्राम बनाऊं और इसका डेरिवेशन नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम से नहीं, कंपटीशन में भी डेरिवेशन का कुछ पार्ट यूज में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो क्वेश्चन जब कराएंगे तब बताऊंगा। चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें, खुद ही कर लें पूरा अपने आप। चलो मैं नीचे ले रहा हूं, पॉज का बटन दबाएं, नोट करें, और नीचे ले रहा हूं, पॉज का बटन दबाएं, और नीचे ले रहा हूं, पॉज का बटन दबाएं, यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब यहां पे देखो, ये कॉइल को मैंने ऐसे रख दिया। अब किसी ने पूछा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो पहली चीज ये देखना कि करंट किस डायरेक्शन में घूम रहा है। अब करंट जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। तो ये जो करंट जा रहा है, अगर मैं इसके सेंटर पे पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है, तो अभी पहले एक ऊपर वाला इसको पूरा कंप्लीट कर लें, फिर एक बार डायरेक्शन और बताऊंगा इसका। स्पेशल केस एक निकाल लें इसका, स्पेशल केस 1, व्हेन magnetic field is asked at the center। जब मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछा गया हो, वैसे तो सेंटर पे फॉर्मूला हमने याद कर लिया, लेकिन यहां क्या करेंगे कि जब सेंटर पे पूछा गया होगा तो ये जो पॉइंट है ये उठ के यहां आ जाएगा, और जब यहां आ जाएगा तो ये x खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू ही 0 हो जाएगी क्योंकि तुम्हारा पॉइंट ही आ गया। x तो इसको बोलते हैं ना, लाल कलर की लाइन जो चल रही है आगे, इसको x बोलते हैं, ये लंबाई बढ़ती है। अब यहां से यहां तक का x था पहले, अब यहीं पे आ गए तुम, यहीं पे आ गए तो x खत्म हो गया। तो तुमको क्या करना है, उस डेरिवेशन में x इक्वल टू 0 पुट करना। जब तुम सेंटर पे आ जाओगे तो हम क्या बोलेंगे कि पुट क्या, x इज इक्वल टू 0 पुट करना तुम। ठीक है, तो ये वाला जो डेरिवेशन है इसके अंदर पुट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो b डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NI। एरिया ऑफ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता, एरिया की जगह मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे मुझे x0 करना है, ये हटाना है मतलब, ठीक है, ये वाला अगर मुझे हटाना है तो उस केस में ये बचेगा आर स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं b डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NI पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर का क्यूब बचा, ये आर स्क्वायर इससे कैंसिल, आर बचा, तो b डैश इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NI पाई अपॉन आर। अब याद करो सर्कल के सेंटर पे क्या था, अभी तक अपन यूज कर रहे थे ना उसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI अपॉन आर यूज कर रहे थे अपन, और ये ऊपर भी वही आया ना, 2 पाई NI अपॉन आर फॉर्मूला याद कराया था ना मैंने। तो ये सर्कल के सेंटर पे, यानी कि मेन डेरिवेशन ये है, और इस डेरिवेशन से ही ये बना है स्पेशल केस नंबर 1। ठीक है, एक केस और याद कर बना लेते हैं इसका, स्पेशल केस नंबर 2 इधर ही बन जाएगा। स्पेशल केस नंबर 2,
स्पेशल केस नंबर 2 ये बोलता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये इतना ज्यादा हो जाए कि ये इंफिनिटी तक चला जाए, इंफिनिटी तक। इसका मतलब जो x था, ये x जो था ना, ये बहुत बड़ा हो जाए। तो x यदि बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि अगर x बहुत बड़ा हो गया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ही अपन एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना, उसी को अपन एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं यदि x बहुत बहुत बड़ा है r से। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो r छोटा है 20 है और x बहुत बड़ा है, मतलब मान लो कि 20 लाख है, ठीक है, 20 करोड़ है या उससे भी ज्यादा, और उसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करोगे, इसको जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, 40 या 400 जुड़ के भी कुछ नहीं देगा, ये करोड़ों अरबों दे देगा। तो ये जो दे रहा है दिस इनटू दिस, ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसको अगर अपन यही लिख दें तो काफी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तुमको? तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, वो गायब ही हो गया डायग्राम। एक मिनट रुको, इसको जरा वापस ले आए डायग्राम। हम क्या बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इसको यहीं से काट देते हैं पेन से। ये समझ में आया क्या है? ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर है। अब इसमें पुट कर दो, पुट करने से क्या मिलेगा, बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाएगा तो कुछ नहीं होने वाला, 2n(i)a भी वैसा कैसे रहेगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। तो इससे मिलेगा बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाए 2n(i)a अपॉन, ये इससे काट दो तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अभी काम में नहीं आएगा पर बाद में काम आएगा। ये कब आएगा, जब अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के काम आएगा। अब ये अभी क्या होता है अभी नहीं बता सकता मैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के काम में आता है फॉर्मूला। जब अपन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, सादा मैग्नेटिज्म, तो उसके अंदर इसको देखेंगे। अभी ये याद कर लो कि ये स्पेशल केस 2 है जब हमारा पॉइंट बहुत दूर है। तो व्हेन पॉइंट P is at very large distance, is at very large distance, जब वेरी लार्ज डिस्टेंस पे होगा तब अपन ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये 2 केस नोट करो पहले फटाफट। पॉज दबा दो। चलिए अब उसके बाद नीचे ये तो फिर वही का डायग्राम है। यहाँ पे देखें, ये थोड़ा वही का वही है, फिर से बार बार समझा रहा हूं क्योंकि क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ ये साफ सुथरा डायग्राम बना हुआ है, ये डीएल है, ये करंट जा रहा है, इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड आता है। पहले तो तुम ये समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्यों है, इसके कारण। तो करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है देखा जाए तो, ठीक है, करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ बनेगा। ठीक है, इस तरफ बनेगा। कैसे बनेगा इस तरफ, तो ये 90 डिग्री पे है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे बनता। ठीक, हेलो, हाँ, तो ये देखो एक इससे थोड़ा समझ में आएगा। ये जो रिंग है मेरे हाथ में, इसमें करंट जा रहा, ठीक है, तो समझने की कोशिश करना इसको। ये यूं करंट जा रहा है और मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा दिख रहा है ना इसमें, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये मेरी तरफ आ रहा है करंट। इस एलिमेंट में देखो छोटे से में, इसका मतलब करंट मेरी तरफ आ रहा। यदि करंट इस तरफ आएगा ऐसे, ठीक है, तो ये अंगूठा मैं करंट की तरफ करूंगा, अंगूठा करंट की तरफ करने के बाद ये पॉइंट जो है उधर कोने में लूंगा। ठीक है, हाथ दिख रहा है, ये पॉइंट, इसकी उंगलियां। अब जब इसको यूं करते हैं, ठक ठक करते हैं,
तो ये ऊपर की तरफ आता है। अब वो पॉइंट यदि यूं हो जाएगा तो ये इधर ऊपर की तरफ आने लगेगा ना, समझ में आई बात? इधर ऊपर की तरफ मतलब यहां पे आने लगेगा, इस जगह पे, ठीक है। ये करंट अपनी तरफ करो, पहले रिंग पकड़ो, रिंग में एक एलिमेंट करंट अपनी तरफ किया, अब ये पॉइंट यूं झुका लो ऐसे, तो हथेली के ऊपर जो परपेंडिकुलर डलेगा, हथेली के ऊपर जो परपेंडिकुलर डलेगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ये पॉइंट जितना मैं घुमाता जाऊंगा तो ये इस तरफ, ये ब्लू कलर का जो डीबी है ना, उधर साइड पॉइंट करने लगेगा। तुम खुद करके देखो, मेरा हाथ टूटने वाला। तो इस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बन रहा है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करके देखो, अगर ये तुम्हारी तरफ करंट आ रहा है तो इधर बनेगा, और अगर उल्टा घुमा देंगे ना तो ये इस तरफ चलने लग जाए, ऐसा बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, इसमें करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है और इससे ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता पड़ गया और उसका डेरिवेशन हमने कर लिया, सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब ये वाला भी डायग्राम देख लें, इसके अंदर डीबी एक्स यानी एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे ये डीबी है, इस तरीके से बना दिया गया है इस कॉइल को। ये डेरिवेशन तो वही है जो अभी मैंने कराया, थोड़ा अच्छी टाइप किया हुआ है, बढ़िया सा। ये करंट इधर साइड है, इंटीग्रेशन रिंग का करा तो 2 पाई ए, इसने रेडियस ए ले रखी है, अपन ने रेडियस आई ले रखा था, आर ले रखी थी, तो 2 पाई ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एट द सेंटर ऑफ द रिंग x0 कर दिया, x0 कर दिया तो ये यहाँ तक आ गया, तो ये अपन ने कर दिया। और n टाइटली पैक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होंगे, इसका मतलब क्या है कि n टर्न्स होंगे अगर उसके अंदर, तो यदि n टर्न्स होंगे तो हम क्या बोल देंगे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड तुम n गुना कर दो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड n गुना हो जाएगा, ठीक है। वही की वही चीज वापस से। अब देखो क्वेश्चन के अंदर एक ग्राफ प्लॉट करना है हमको, किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच, ठीक है, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टेंस के बीच। तो क्वेश्चन लिख दें यहां पे, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो मान लो कि ये कॉइल है ऐसी, इसके साथ किसी पॉइंट पी पे हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, अभी इधर निकलता होगा तो इधर भी निकलता होगा क्यू पे। तो उसने क्या बोला है कि आप मिड से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करो? मिड से स्टार्ट करो, और एक ग्राफ बना के बताओ हमको, जिसमें जैसे जैसे हम इधर और इधर की तरफ जाएं, जैसे मान लो यहाँ डिस्टेंस है तो यहाँ पे हम यहाँ नीचे आ जाएं ऐसे, या यहाँ पे कोई डिस्टेंस है तो यहाँ नीचे आ जाएं, इस तरीके से ऐसे आए जिससे मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ प्लॉट कर पाए। तो देखो एक चीज ये ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम सेंटर पे होता है, और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे एट इंफिनिटी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा इस कॉइल के कारण, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि इसकी जो डायग्राम बनता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो इस तरीके से बनता है कुछ, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरीके से जाती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो कि पूरे संसार में 1 करोड़ लाइनें हैं, तो सारी की सारी 1 करोड़ लाइनें इसमें से पास होंगी, और जब इसमें से पास होंगी तो इसमें इतने से एरिया में, ठीक है, इतने से एरिया में 1 करोड़ लाइनें होंगी। आई बात समझ में? मान लो कि 1 करोड़ लाइनें हैं तो 1 करोड़ लाइनें इसमें से हो जाएंगी। जबकि ये क्या होगा कि जब ये इधर पहुंचेंगी तो इधर ये फैलती जा रही है, जैसे ये वाली जो है ना ये ऊपर जाएगी, ये वाली यूं नीचे जाएगी, और इसके बाद वाली होगी और डेविएट हो जाएगी, ये और डेविएट हो जाएगी। तो लास्ट में जैसे ये वाली एक लाइन गई, ये और आगे बढ़ी, ये और आगे बढ़ी, तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है ना। तो जब अपन इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो एक जगह ऐसी आ जाएगी कि ये बहुत दूर निकल जाएगी, ये बहुत दूर निकल जाएगी, बीच में गैप हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा,
कुछ नहीं रहेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलता है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कंसंट्रेट होगी, एक ही जगह पे इकट्ठा होगी, घनत्व ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, कम जगह पे ज्यादा भीड़ होगी, वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, या तो भीड़ खत्म होने लग गई। तो जब अपन इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही कमजोर फीका सा हो जाएगा, और फीका सा हो जाएगा तो हमने क्या बोला कि एट इन्फिनिटी द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। कौन सी इन्फिनिटी पे? प्लस इन्फिनिटी पे कि माइनस इन्फिनिटी पे? तो उसका आंसर दोनों इन्फिनिटी। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इन्फिनिटी का डिस्टेंस मैं दिखा नहीं सकता, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो ना होते कम करता हुआ दिखाना पड़ेगा। तो जब अपन सेंटर पे थे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसका बढ़ता है, और उसके बाद क्या होने लग जाता है, ये कम होने लग जाता है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायग्राम है वो करीब ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि पहले बढ़ेगा और फिर कम हो जाएगा। ये ऐसा डायग्राम आता है इसका। ठीक है, तो इसको बनाता हूं मैं, ये यूं करके ऐसे आएगा, एक पॉइंट आने के बाद ये यूं हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट के बाद, और ये पॉइंट आने के बाद ये यूं हो जाएगा, और ये कभी भी मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये कभी भी मिलेंगे नहीं, ये इन्फिनिटीज की तरफ जाते जाएंगे, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, लेकिन ये मिलेंगे नहीं, क्योंकि मिल गए तो फिर क्या हुआ, इन्फिनिटी पे पहुंच गए अपन, क्योंकि जीरो हो गया। लेकिन ये मिले तो नहीं पाएंगे, यहाँ पे डिस्टेंस आगे बढ़ता जाएगा और ये कम होता जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस गैप कम होता जाएगा। ठीक है, और ये मिलेंगे नहीं, इन्फिनिटी में मिलेंगे। अब क्या होता है कि ये दो पॉइंट्स इसमें ऐसे मिलते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ये मिलते हैं r इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 1/2r, यानी क्या, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू r/2 पे मिलते हैं, और डिस्टेंस इज इक्वल टू -r/2 पे मिलता है। इस पॉइंट में क्या होता है कि इधर साइड कर्व कॉन्वेक्स है, लेकिन यहां से कॉनकेव हो जाता है। कर्व क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। इधर साइड कैसा कर्व है, कॉन्वेक्स कर्व है, यहां पे भी कॉन्वेक्स है, और इधर साइड कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। तो जहां पे कर्व अपना डायरेक्शन बदल लेता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट्स मिलेंगे तुमको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे कर्व अपना डायरेक्शन बदल लेगा, और वो कितनी डिस्टेंस पे आते हैं, r/2 पे आते हैं। अब ये डिराइव कैसे करते हैं इसको अभी छोड़ दो, क्योंकि इसमें कैलकुलस लगाना पड़ता है। तुम इतना ही याद रखो कि जब ग्राफ बनाते हैं तो दो पॉइंट ऐसे आते हैं जहां पे कर्व यूं करके ऐसे हो जाता है, ये एकदम ऐसे हो जाएगा, और यहां से यूं करके ऐसे हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स r/2 पे होंगे, जो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे। अब इसका क्या यूज है वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट करो यहाँ पर। ठीक है, पॉज का बटन दबाएं। चलिए, अब ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया और ये सब आया है, इसका क्या यूज है ये मैं आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में। ये ध्यान रखें कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, बाद में कम होता जाता है, शुरुआत में कॉन्वेक्स होता है, बाद में कॉनकेव हो जाता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मेरा चेहरा अड़ रहा होगा इसके अंदर, तो मैं इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब देख लें, बना लें आराम से, पॉज का बटन दबा के। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जारी हैं, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, शुरुआत में कॉन्वेक्स है, बाद में कॉनकेव है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले, कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिले, दो, और कभी भी इन्फिनिटी पे ये मिलेंगे नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी पे जीरो होगा, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी होती है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया था मैंने, सिर्फ ग्राफ बना लोगे तो भी चलेगा।